नमस्कार। आइए सुनते हैं कहानी सूत्र का दूसरा और अंतिम भाग। पहले भाग में आपने सुना कि निशी और कौस्तुभ का प्रेम विवाह हुआ है। शादी को अभी 2 माह ही हुए हैं। तभी निशी को पता चलता है कि उसका पति वास्तव में एक मानव तस्कर यानी ह्यूमन ट्रैफिकर है और उसको भी थाईलैंड पहुंचाने वाला है। वह कुछ दोस्तों की मदद से वहां से भाग निकलती है और अपनी माँ के पास जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। अब आगे। ट्रेन अपनी द्रुत गति से चली जा रही थी। ट्रेन के चलते ही निशी ने सबसे पहले अपने फ़ोन का सिम बदला, जो कि उसने शर्मिष्ठा से मंगवाया था। उसने माँ से बातें की, उन्हें धीरे धीरे समझाते हुए सब बातें बताईं। उधर माँ का रो रो कर बुरा हाल था और इधर निशी का। इस समय जो उन दोनों की मनः स्थिति थी उसका शब्दों में वर्णन करना असंभव सा था। इतना बड़ा मानसिक आघात सहना कि अगर कौस्तुभ की मंशा पूरी हो गई होती तो क्या होता, आसान नहीं था। फिर उसने कौस्तुभ के पासपोर्ट की फोटो देखी। 3 मोहरें लगी थी। इसका मतलब शर्मिष्ठा सच बोल रही थी और कौस्तुभ ने उससे झूठ कहा था कि वो पहले कभी थाईलैंड नहीं गया है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फोटोज भी अच्छे से देखी पढ़ी। कुछ कुछ समझ में आ रहा था अब। इसके बाद उसने शर्मिष्ठा को फोन मिलाया। जानना चाहती थी कि शर्मिष्ठा के साथ क्या हुआ था। शर्मिष्ठा ने उसे जो कुछ बताया उसका सार यह था कि वह उड़ीसा के एक गांव के अच्छे घर से थी। बड़े शहर जाकर नौकरी करने का उसका सपना था, पर घर वाले अपनी बेटी को अकेले इतनी दूर भेजना नहीं चाहते थे। इसी बात पर उसका सबसे झगड़ा हुआ और वह यहाँ यानी उड़ीसा के ही थोड़ा बड़े शहर में आकर अकेले रहने लगी। वहीं कौस्तुभ से उसकी जान पहचान हुई थी। उसने शर्मिष्ठा को भरोसा दिलाया था कि वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लगवा देगा। फिर दोनों में प्यार हुआ और शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी के बाद के वे दिन मानो शर्मिष्ठा के जीवन के सबसे सुहाने दिन थे। लगता था जैसे जन्नत में आ गई हो। कौस्तुभ उसे हाथों हाथ लिए रहता था। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, तो कभी थाईलैंड घुमाने की बात करता था। उसकी बातों से शहद झरा करता था। हर समय शर्मिष्ठा को अपने ही भाग्य पर रश्क होता था। अगले सप्ताह ही उन दोनों का दिल्ली का टिकट था। इसी बीच एक दिन अचानक उसके सारे घर वाले, पापा, बहू, चाचा, भाई, छोटी बहन, सब अपनी नाराजगी को भुला बेटी दामाद को अपनाने आ गए। शर्मिष्ठा ने सबकी खूब खातिरदारी की। चाचा पुलिस में थे और उस समय दिल्ली में ही पोस्टेड थे। जाते समय चाचा बार बार कह गए कि दिल्ली में वे लोग उन्हीं के घर आकर रुके। खुशी के मारे उस दिन शर्मिष्ठा के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पर ये खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि उस दिन उनके जाने के बाद उसने कौस्तुभ का दूसरा ही रूप देखा। उसका बेतरह खींचना, झुंझलाना, शर्मिष्ठा के घर वालों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, इन सब ने अचानक उसको आकाश से धरती पर लाकर बड़ी ही बेरहमी से पटक दिया था। खासकर पुलिस वाले चाचा ने तो जैसे कौस्तुभ के भीतर क्रोध की ज्वाला ही स्थापित कर दी थी। कई बार पूछने पर भी कौस्तुभ उसे कुछ नहीं बता रहा था, बल्कि हर बार उसकी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। पर अगली ही सुबह वह फिर उसे मनाने में लगा था। परंतु एक बात शर्मिष्ठा बराबर नोटिस कर रही थी कि कौस्तुभ का हर वाक्य उसे किसी न किसी तरह से अपने घर वालों से संबंध तोड़ने को ही बाध्य कर रहा था। वो किसी भी तरह से उसे यही समझाना चाह रहा था कि शर्मिष्ठा के जीवन में वही सब कुछ है। घर वाले सब अपने मतलब के लिए ही उसके पास आए हैं, इसलिए वह भी उनसे कोई संबंध ना रखे। कौस्तुभ का दबाव इस हद तक था कि शर्मिष्ठा के मन में कौस्तुभ के संग विवाह के अपने निर्णय पर संदेह होने लगा था और वो कुछ और ही सोचने को बाध्य हो गई थी। खैर,
शायद ईश्वर उसे बचाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी दिन दोपहर में जब वो सब्जी लेने नीचे गई तो अपने भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व से हताश हो पार्क में बैठ गई थी। वहीं एक बुजुर्ग आंटी उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। न चाहते हुए भी शर्मिष्ठा को उनके सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। उन्होंने ढके दबे शब्दों में उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि कौस्तुभ के बारे में यहाँ कैसी बातें फैली हैं। लोग कहते हैं कि वह किसी किसी लड़की को लाता है, कुछ समय तक साथ रहता है, फिर लड़की नहीं दिखती है। आगे बोली, सबने मुझे मना भी किया था कि अपनी सुरक्षा के लिए मैं तुमसे कुछ ना कहूँ, पर मुझे लगा कि यह गलत है। हो सकता है मेरी बात सही ना हो, पर मुझे लगा कि फिर भी तुम्हें पता होना ज़रूरी है। फिर वह तेजी से वहां से चली गई। इतना तो शर्मिष्ठा ने भी ध्यान दिया था कि जब भी वह बाहर जाती थी सब उसे कुछ अजीब सी नजरों से देखते थे। कुछ की बातों से लगता जैसे उस पर तरस खा रहे हों। कभी उसके आते ही औरतों का पूरा ग्रुप चुप हो जाता था या बात बदल देता था। उसके बाद कौस्तुभ की बातों का अर्थ उसे समझ आने लगा था। घर जाकर भी जब वह अपने घर वालों के खिलाफ कुछ बोलती थी तब वह बेहद उत्साहित हो उठता और जोश में आकर उसे भविष्य के और भी नए नए सपने दिखाने लगता। परंतु जब वह उनकी तरफ से कुछ बोलती तब उसकी भाव भंगिमा बिल्कुल ही बदल जाती थी। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि क्रोधावेश में वह उस पर हाथ उठाने को हुआ। हालांकि फिर उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। यह सब काफी था शर्मिष्ठा को राह दिखाने के लिए। अपने चाचा का हवाला देते हुए वह तुरंत अपने घर वापस आ गई और कौस्तुभ के पास तलाक की अर्जी भिजवा दी। जैसी अपेक्षा थी, कौस्तुभ ने भी उसे रोका नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब शर्मिष्ठा अकेली नहीं है। उसके साथ उसके घर वालों का और उसके पुलिस वाले चाचा का पूरा सपोर्ट है, जो कौस्तुभ के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। तलाक की कार्यवाही हुई और दोनों में संबंध विच्छेद हो गया था और इस तरह से शर्मिष्ठा कौस्तुभ के षड्यंत्र से बच गई थी। वो कौस्तुभ से अलग तो जरूर हो गई थी, पर वह उसकी सच्चाई जानना चाहती थी और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही थी। इसी प्रक्रिया में उसकी जान पहचान पुनीत और जयवर्धन से हुई थी। ये दोनों लड़के संवेदनशील और साहसी थे। समाज सेवा और परोपकार की भावना इनमें कूट कूट कर भरी थी। किसी एंटी ट्रैफिकिंग एनजीओ जो थाईलैंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग विरोधी गतिविधियों में सक्रियता से लगी हुई थी, उनके साथ मिलकर भी ये काम कर रहे थे। जरा भी संशय होते ही ये संस्था सक्रिय हो पीड़ितों को छुड़ाकर लाने के काम में जुट जाती थी। एक बार तो इन दोनों लड़कों ने स्वयं के जीवन तक को संकट में डालकर कुछ बच्चों और लड़कियों को रेस्क्यू करवाया था। ठोस सबूत के अभाव में शर्मिष्ठा, पुनीत और जयवर्धन तीनों कौस्तुभ पर बराबर नजर रखे हुए थे और सही मौके की तलाश में थे। तभी उन्हें निशी से उसके विवाह की सूचना मिली थी। यही वह दिन था, यानी बीता हुआ कल, जब उन तीनों ने निशी को उसके घर जाकर कौस्तुभ की सच्चाई बताई थी। और उसी के दूसरे दिन, यानी आज, निशी कौस्तुभ की घृणित चाल से बाल बाल बचकर अपनी माँ के पास चली जा रही थी। निशी की यात्रा लंबी थी, उसे काफी प्लानिंग करनी थी। परिवार के लिए वित्तीय पहलू भी देखने थे, पर सबसे पहले परिवार की सुरक्षा देखनी थी। उसने और माँ ने काफी सोच समझकर उसी शहर में सेटल होने की सोची जहां उसके दूर के मामा भी थे, जिनके साथ माँ अभी रह रही थी। अब सोनू को भी साथ ही रखना था, क्योंकि उसे इतनी दूर हॉस्टल में रखने की कौस्तुभ की जिद के पीछे छुपी उसकी मंशा अब साफ समझ में आ रही थी। करीब 1-1.25 महीने की भागदौड़ के बाद स्थिति कुछ संभल चुकी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी की और एमबीए की डिग्री तो निशी विवाह पूर्व ही ले चुकी थी। मामा के प्रयासों से उसे अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई थी। सोनू का एडमिशन एक ठीक ठाक स्कूल में 9वीं कक्षा में हो गया था और उसका वर्ष खराब नहीं हुआ था। मामा के मोहल्ले में ही थोड़ी दूर पर ही ग्राउंड फ्लोर पर
एक 2 बेडरूम फ्लैट किराए पर ले लिया गया था। एक सुखद आश्चर्य निशी को माँ में यह देखने को मिला था कि अब वह काफी मजबूत दिखी, पहले की तरह असहाय और दुखियारी नहीं दिख रही थी। शायद इस त्रासदी ने उन्हें अधिक दृढ़, अधिक मजबूत बना दिया था। अब पापा की अनुपस्थिति में वे बच्चों का सहारा बनना चाह रही थी। उनकी जिद थी कि बाहर वाले बरामदे में वे अपना एक छोटा सा सुपर बाजार जैसा ग्रोसरी स्टोर खोलेंगी। पहले भी घर के काम समाप्त कर माँ अक्सर पापा के पास दुकान पर चली जाया करती थी, तो उन्हें इस काम का थोड़ा आइडिया भी हो गया था। ये स्टोर पापा की दुकान का ही एक मॉडर्न रूप होगा, जिससे एक तो कुछ आमदनी भी होगी, दूसरे इतने समय से कौस्तुभ की मनमानी के चलते जो उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका था उसे भी वे वापस पा सकेंगे। उनकी दलीलों के आगे सबको हार माननी पड़ी थी और उनके स्टोर का श्री गणेश हो गया था। पर इन सारी व्यस्तताओं के बीच भी निशी, शर्मिष्ठा और उसके दोनों भरोसेमंद दोस्त यानी पुनीत और जयवर्धन बराबर संपर्क में रहे थे। ये तीनों भी निशी के लिए सच्चे मददगार साबित हुए थे। इनसे ही उसे पता चला था कि निशी के अचानक गायब हो जाने के बाद उस दिन कौस्तुभ भी थाईलैंड नहीं गया था। उसने निशी के दोस्त, जो उसके माँ के पास में ही रहता था, उससे भी निशी और उसकी माँ के बारे में काफी पूछताछ की थी। थोड़ा बहुत धमकाया भी था, परंतु प्लान के मुताबिक वह दोस्त उससे बराबर यही कहता रहा था कि यार मैं तो खुद हैरान हूँ कि आंटी मुझे बिना बताए अचानक कहाँ चली गई। इधर सोते जागते ऑफिस में निशी को हर समय यही चिंता थी कि कौस्तुभ को उसके किए इस संगीन अपराध के लिए किस प्रकार दंड दे। नेट पर सर्च कर करके और तीनों दोस्तों के माध्यम से उसे अब तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के बारे में काफी कुछ जानकारी हो चुकी थी। इस विचार से ही कि कौस्तुभ उसके साथ क्या करने जा रहा था उसे सिहरन सी हो जाती थी और उसके जी में आता था कि आंख मूंद कर प्रेम जाल में पड़ने वाली हर लड़की और लड़के से जाकर कहे कि रुक जाओ, पहले एक बार सच्चाई का पता कर लो, दिल को किनारे रख, एक बार दिमाग से भी सामने वाले को परख लो। अगर वह सच्चा साबित होता है तब तो आगे बढ़ो, वरना अपने शक सबसे पहले अपने घर वालों को बताओ। निशी का मामला क्रॉस कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था। इन लोगों को पुलिस से मीटिंग का आज का अपॉइंटमेंट मिला था। चारों लोग गए थे। एसपी साहब ने ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी। निशी ने बताया कि सर, यह लड़का सिर्फ एक बार ही थाईलैंड नहीं गया है, मेरे हिसाब से यह अब तक 3 बार जा चुका है, कहकर उसने अपने मोबाइल फोन से कौस्तुभ के पासपोर्ट की फोटो निकाल कर दिखा दी। सबूत सामने था। इसके बाद निशी ने कौस्तुभ के दूसरे फेक डॉक्यूमेंट्स यानी नकली आधार आदि भी उन्हें हैंडओवर किए। कुछ खास चारित्रिक विशेषताएं भी बताईं, जैसे वो थोड़ी घबराने वाली परिस्थितियों में हल्का सा हकलाने लगता था या बार बार बाएं हाथ से अपना मुंह ढक लेता था। शर्मिष्ठा के पूछने पर कि निशी ने यह सब कब और कैसे किया, निशी ने बताया उस दिन रात में ही उसे यह शक हुआ कि यह बैग तो सामने ही रखा होता है, तो हो सकता है ये सब सामान भी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ही हो सकता है कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हो जो कहीं और रखे हों। फिर ध्यान आया कि 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि जब वह छोटे कमरे में अचानक गई है तो उसने कौस्तुभ को एकदम से गद्दा चादर ठीक करते या बिछाते हुए देखा है। उसे सामने देखकर वो एकदम से सहज होने का उपक्रम करने लगता था। आखिरी दिन जब उन्हें थाईलैंड के लिए निकलना था, तभी सुबह ऑफिस जाने के पहले जब कौस्तुभ नहाने गया था, निशी ने उस कमरे में जाकर गद्दा पलट कर देखा। गद्दे के निचले कवर के अंदर हाथ डालते ही उसे कई डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनकी उसने जल्दी जल्दी फोन से फोटोज ले ली थी। निशी की दिली इच्छा थी कि वो भी कौस्तुभ को पकड़वाने के अभियान का हिस्सा बने, स्वयं उसको जेल भिजवाए, पर इसकी उसे अनुमति नहीं मिली। उसे समझाया गया कि अभी वह इस सब से दूर ही रहे, क्योंकि अगर बाई चांस कभी कौस्तुभ की नज़र उस पर पड़ गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उन लोगों को यह भी बताया गया कि थाईलैंड सरकार भी इस अपराध के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
उनका अंतिम लक्ष्य भी मानव तस्करी के विभिन्न रूपों को जड़ से खत्म करना है और वे इस मामले में पूर्ण सहयोग करते हैं। इसलिए काफी उम्मीद है कि कौस्तुभ को रंगे हाथों ही पकड़ा जाएगा, परंतु गोपनीयता बनाए रखने की खातिर इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं बताया गया। उस दिन बेमन से ही निशी घर आई थी। हालांकि बाद में उसे बार बार ध्यान आ रहा था कि अक्सर जब अपने बचपने और जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना आगा पीछा देखे वह कोई भी निर्णय ले लेती थी, कोई भी काम एकदम से करने चल देती थी या पापा से ही लड़ पड़ती थी कि क्या पापा आप इतना डरते क्यों हैं? आजकल के ज़माने में डरने से काम नहीं चलता। देखिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती किसी से। तब पापा उसे समझाते थे, ये डरने या न डरने की बात नहीं है। वन शुड नो व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन टू बैक ऑफ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे बढ़ना ही बंद कर दें, पर हमें अपने कदम के महत्व को जानना होगा और बैक ऑफ का मूल्य भी समझना होगा। बात स्थिति को जानने और समझने की है और स्थिति के अनुसार ही पीछे हटने या कदम बढ़ाने की है। आज निशी को पापा की बहुत याद आ रही थी। अगली सूचना मिलने तक निशी की बेचैनी का कोई अंत नहीं था। कुछ समय बाद पता चला था कि कौस्तुभ को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में 3 इंडियन और 4 विदेशी लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया है। सारी इंडियंस को यहाँ ले आया गया है। लड़कियों को रिमांड होम में आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है और कौस्तुभ को मुकदमे की तारीख मिलेगी। पुलिस की मोडस ऑपरेंडी के बारे में पुनीत ने बताया कि कौस्तुभ फिर से 4 लड़कियों को नौकरी दिलवाने के लिए थाईलैंड लेकर जा रहा था। असलियत में इनमें से 2 लड़कियां पुलिस की योजना के अनुसार उनकी अंडरकवर एजेंट्स थीं। थाईलैंड पहुंचकर कौस्तुभ अपने एक और साथी के साथ 4 लड़कियों को लेकर उस जगह पहुंच चुका था। करीब 1.5 महीना देर से आने के कारण और कम लड़कियां लाने के कारण उसे वहां के खरीदारों से डांट पड़ रही थी। घबराहट में वह बार बार अपने बाएं हाथ से अपना मुंह ढक ले रहा था और हकला भी रहा था। वह उन लोगों को बार बार यही भरोसा दिला रहा था कि अगली बार वह और भी लड़कियों को लेकर आएगा और समय से आएगा। तब वे लोग शांत हुए। इसके बाद जब वह उन लोगों से पैसे लेकर निश्चिंत हो चुका था और असावधान था, तभी दोनों अंडरकवर एजेंट्स और सिविल ड्रेस में थाई पुलिस ने उसे धर दबोचा था। इसके साथ ही थाईलैंड के भी 3 अपराधियों और तस्करी किए हुए 7 और लोगों को भी पकड़ने में पुलिस सफल हुई थी। अपने देश के सभी लोगों को वापस ले आया गया था, जिनमें से एक लड़की वह भी थी जिसके बारे में शर्मिष्ठा ने बताया था कि वह कौस्तुभ की पहली पत्नी थी। निशी ने पुनीत से कहा था कि जब भी कोर्ट से अनुमति मिले वह रागिनी यानी कौस्तुभ की पहली पत्नी से, जिसे उन लोगों ने रेस्क्यू करवाया था, मिलना चाहेगी और जिस भी प्रकार से संभव हो उसकी सहायता करना चाहेगी। आज कौस्तुभ के केस की सुनवाई थी। उसे 20 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जब पुलिस उसे कोर्ट से बाहर ले जा रही थी, तब निशी स्वयं को रोक नहीं सकी थी। उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। अचानक उसे अपने सामने पाकर कौस्तुभ चौंक गया था। कुछ एक पलों तक दोनों की दृष्टियों का गहन आदान प्रदान हुआ। उन मूक पलों में निशी की आंखों के सामने विगत की, दोनों के सुहाने संग की कितनी ही मधुर स्मृतियां तैर गई थीं। आखिर कभी इस व्यक्ति से दिल से प्रेम किया था उसने, परंतु अगले कुछ ही पलों पश्चात उसकी दृष्टि कठोर हो आई थी। कौस्तुभ ने दबे स्वर में उससे पूछा था, तुमने? निशी ने उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में सर हिलाया था। फिर धीरे से बोली, तुमसे सच्चा प्रेम किया था मैंने, पर अब तो तुम मेरी घृणा के भी योग्य नहीं हो। कौस्तुभ की आंखें झुक गईं और पुलिस उसे आगे खींच ले गई थी। निशी भी डबडबाई आंखों के साथ बाहर निकल आई थी। 1.5 माह पूर्व जिस सूत्र को थाम वो इस दुरूह यात्रा पर निकल पड़ी थी, आज उसके अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
धन्यवाद।